अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं महक असलम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में पेशावर धमाके की बात करते हैं। दहशतगर्द रिक्शे में सहूलतकारों के हमरा कूचा रिसालदार आया। स्याह कपड़े पहने दहशतगर्द ने पहले दरवाजे पर अहलकारों को निशाना बनाया और मस्जिद में दाखिल होकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। कूचा रिसालदार खुदकुश धमाके में 3 कज़न्स भी शहीद हुए। समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान इस वक्त मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। कूचा रिसालदार की जामा मस्जिद में खुदकुश हमले में अखुंज़ादा ख़ानदान के 3 जो फर्जंद हैं वो भी शहीद हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ अखुंज़ादा ख़ानदान के सरबराह खुर्शीद अली अखुंज़ादा मौजूद है, उनसे जानते हैं। मेरे ख़ानदान के 3 जवान, मेरे 3 सुतून गिर गए हैं मेरे घर ख़ानदान के, और इसमें 2 ज़ाकिर आले बैत थे, अखुंज़ादा मज़हर अली और अखुंज़ादा मुजाहिद अली, और तीसरा मेरा भतीजा है अखुंज़ादा हसन अली। मैं इनके गम में इस वक्त तो कुछ भी नहीं कह सकता हूँ सिवाय इनके गम के, लेकिन हुकूमत से इतना अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, कोई मुतालबा नहीं करता हूँ। हमारी सिक्योरिटी हुकूमत के पास नहीं रही है, अब क्या उनसे मुतालबा करना है? मुतालबा तो वो कौमें करती हैं जिसका हुकूमत जिम्मेदारी कबूल करे। एक दहशतगर्द जहाँ से भी आया है, जामा मस्जिद कूचा रिसालदार में कैसे पहुँचा है? कैसी सिक्योरिटी थी आपकी? हम तो आपकी सिक्योरिटी को सवाल निशानियाँ बनाते हैं। जी ये थे खुर्शीद अली अखुंज़ादा ख़ानदान के सरबराह, जिनका कहना था कि हम लोगों का कसूर क्या है, हुकूमत हमारा कसूर बताए। इससे पहले भी ख़ानदान के 2 अफराद जो हैं वो शहीद किए जा चुके हैं टारगेट किलिंग में। जी पेशावर धमाके में ज़ख्मी अफराद पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। लेडी रेडिंग अस्पताल में कितने मरीज़ लाए गए और अब उनकी हालत कैसी है, जानेंगे अस्पताल में मौजूद अपने नुमाइंदे शहाबुर रहमान से। शहाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। कल अफसोसनाक वाक़े में यहाँ पर 197 जो है वो मरीज़ लाए गए थे, जिसमें 57 अफराद शहीद हुए थे। इस वक्त अस्पताल तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं कि अब कितने मरीज़ यहाँ पर मौजूद है। आसिम साहब, ये बताइएगा अब कितने मरीज़ यहाँ पर मौजूद है और कितनों की हालत तशवीशनाक है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने जिक्र किया ज़ख्मियों का, यहाँ पर जो है अभी इस वक्त हमारे पास 39 यानी 39 जो है धमाके के इंजर्ड एडमिट हैं। मुख्तलिफ वार्ड्स में हैं, कुछ आई वार्ड में हैं, कुछ थोरेसिक में हैं, कुछ जनरल सर्जरी में हैं। वी आर वेरी होपफुल। कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास एडमिटेड हैं अभी, जिस तरह पहले हमने डिस्चार्ज किए हैं क्रिटिकल पेशेंट्स इंजर्ड, इसी तरह इसका भी इनके भी इलाज जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये यहाँ से जो है फारिग हों। अच्छा, शहीद कितने हुए और कितने कौन से वार्ड्स में मरीज एडमिट है? 57 डेथ टॉल थी यहाँ पे LRH में, जिसमें 55 जो है वो रिसीव डेथ थे और 2 यहाँ पे जो है ड्यूरिंग एक्सपायर। इस वक्त हमारे पास जो है 4 ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें एक ICU में भी है, वो क्रिटिकल है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनका ख़ास ख्याल रखा जाए, तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल जो यहाँ पे एडमिट है उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है। जी बिल्कुल, और इसके अलावा हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में 3 मरीज लेकर गए थे और उनकी हालत अभी खतरे से बाहर है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। पेशावर में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा और तदफीन का सिलसिला जारी है। फूलों के शहर में आहो बुका है। धमाके का मुकदमा दहशत गर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। 2 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। कूचा रिसालदार में गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान दहशत गर्द हमले में 57 नमाजी शहीद और 190 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने की तजवीज़ पर नून लीग की जानिब से कोई मनफी रद्दअमल नहीं आया था। बिलावल भुट्टो जरदारी की साहिवाल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। समा के सवाल पर बोले कि काफ लीग का पाकिस्तानी सियासत में अहम किरदार है, अपोजिशन को इस किरदार का फ़ायदा उठाना चाहिए। मोहन इलाही से आपका इराना भी है, लेकिन वो कहते हैं वज़ीर आज़म साहब घबराना नहीं। मोहन इलाही को पैगाम देंगे? चौधरी परवेज़ इलाही ने तो कहा है हंडिया उभर रही है, अब सामान आ गया। मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि क्यू लीग ने PML ने का एक रोल है, एक किरदार है, और उसका फ़ायदा अपोजिशन जमातों को उठाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून एग्री थी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाने में? मैं इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। बहुत नेगेटिव रिस्पांस नहीं आया था उस मीटिंग में। अब मैं तो नून लीग का एक्टिविटी पंजाब में तब्दीली का कुछ स्कोप है?
मैं समझता हूँ कि हमें वी हैव टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड जितना भी लोग हम साथ रखेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है हमारा अदम एतमाद कामयाब हो। हम सब मिल के कोशिश करने के ट्रांजिशन पीरियड के लिए एक जो मेजॉरिटी पार्टी है मुस्लिम लीग मेजॉरिटी पार्टी है वो अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार सिर्फ उस वक्त तक सामने आगे लेकर आए कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें ताकि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च पर खामोश रहने का फैसला किया गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर से। आसिम, तो बताइएगा, चुप का रोज़ा रखने की ठान ली गई है नून लीग की जानिब से? जी बिल्कुल, कुछ मालूमात ऐसी ही आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून का हंगामी एक इजलास लाहौर में गुज़श्ता रात हुआ था, जबकि वैसे तो इस वक्त बड़े गुप्त किस्म के इनके इजलास जारी हैं और किसी वक्त भी कोई इजलास बुला लिया जाता है। लेकिन इस इजलास की खास बात ये थी कि इसमें मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत भी मौजूद थी शहबाज शरीफ के घर में, और वहाँ पर 2-3 बड़े फैसले किए गए हैं। एक जो हमारे पास फैसला ये आया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन खासतौर पर पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है उसमें किसी किस्म का हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि ये जो लॉन्ग मार्च है आज लाहौर पहुंच जाएगा। तो ये फैसला किया गया है कि इसमें खामोशी आ जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से ना ही कोई दावतनामा दिया गया है, ना ही अब इसमें शमूलियत इख्तियार की जाएगी, ना कारकुनों को कहा जाएगा। सही है। सेकेंडली जो है लॉन्ग मार्च के जो पीडीएम का लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से भी तजवीज़ ये दी जा रही है पीडीएम को कि अब तहरीक अदम इत्मीनान नहीं जा रही है, इसलिए अब लॉन्ग मार्च के ऊपर ध्यान ना दिया जाए, ना ही कोई लॉजिस्टिक की कमेटी बनाई जाए, ना कोई फाइनेंस की बनाई जाए, और अब इसमें खामोशी इख्तियार की जाए और तहरीक अदम इत्मीनान पर ही जो है कायम रहा जाए। तीसरे नंबर पर यह अहम फैसला हुआ है कि नंबर गेम पूरे होने के बावजूद इत्तेहादियों की सपोर्ट लेने पर इत्तेफाक किया गया है कि इत्तेहादियों को साथ लेके हर सूरत में चला जाए ताकि किसी किस्म का कोई रिस्क ना लिया जा सके। जी ठीक है आसिम, बेहद शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का साहिवाल में पड़ाव। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुरा से खिताब में कहा कि हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं हट सकते। फौरी शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। हुकूमत के इत्तेहादी 3 साल इमरान खान के हर जुर्म में शरीक रहे, अब उनके पास एक मौका है कि अदम एतमाद में हमारा साथ दें, शायद अवाम उन्हें मुआफ़ कर दे। आपने इमरान खान का बनी गाला और उनके वजीरों का चीखे निकाले हैं। हम मैदान में दाखिल हो चुके हैं, आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं हट सकते हैं। साफ और शफल इलेक्शंस करवाया जाए, जरा आमना सामना हो, कठपुतली में मैदान में होगा, सिलेक्टेड भी मैदान में होगा, जियालो भी उन्हें मैदान में होगा। हम देखेंगे अवाम किसके साथ है। आपका एतमाद उठ गया, अब पार्लियामान का एतबार हम छीनेंगे। हम हर वो मेंबर जो पार्लियामान में बैठा है 3 साल के लिए इमरान का हर जुर्म में शामिल हो, इमरान के हर जुल्म में शामिल हो। अब आपके पास एक मौका है, जब एतमाद आता है तो आप इस अवाम के साथ दे, सिलेक्टेड के साथ ना दो, शायद ये अवाम आपको माफ करने के लिए तैयार हो। फिर डू मोर का मुतालबा, तफसील बताएंगे कुछ देर बाद। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के दौरान आसिफा भुट्टो के साथ हादसा पेश आया। सिग्नल जैम होने की वजह से ऑपरेटर का ड्रोन कैमरे से राबता मुनक़ता हो गया। ड्रोन आगे बढ़ते हुए शील्ड से टकराने के बाद आसिफा भुट्टो को लगा। क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शहर कायद से शुरू होने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च की पल पल कवरेज जारी थी। काफिला खानेवाल पहुंचा तो उस वक्त भी ड्रोन कैमरों समेत जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बिलावल का लॉन्ग मार्च नशर हो रहा था। इस दौरान सिग्नल फ्रीज होने की वजह से कंट्रोलर पर स्क्रीन ब्लैक हो गई और ऑपरेटर का राब्ता ड्रोन कैमरे से मुनक़ता हो गया। ड्रोन कैमरा बेकाबू हुआ तो आगे बढ़ते हुए स्टेज पर शील्ड से टकराने के बाद बदकिस्मती से आसिफा भुट्टो जरदारी को जा लगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फौरी अपनी अजरक आसिफा के चेहरे पर बांध दी और उन्हें अस्पताल रवाना किया। वापस आकर बिलावल ने आसिफा की बहादुरी का जिक्र किया। आसिफा बीवी को इधर सर पे लगी तो खून निकल रहा था और ये एम्बुलेंस वाले कह रहे थे कि स्टिचेस की जरूरत है। तो आसिफा बीवी कहती है नहीं, आप बस इधर
बैंडेज लगाते मैं ऊपर आ रही हूँ। हादसे के बाद आसिफा भुट्टो जरदारी बैंडेज के साथ दोबारा स्टेज पर नजर आईं। उनके हौसले बुलंद थे। टीम समा उनकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हुकूमत गिराने और बचाने वालों को आवाम की कोई फ़िक्र नहीं। तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा? वज़ीर आज़म को हटाकर दूसरा वज़ीर आज़म लाने से हालात नहीं बदलेंगे। वो कराची नैब कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत गिराने और हुकूमत बचाने का सीज़न चल रहा है और किसी को फिक्र नहीं है, ना हुकूमत गिराने वालों को, ना अपनी हुकूमत बचाने वालों को कि इस मुल्क में 25 करोड़ इंसान भी रहते हैं, उनकी फिक्र नहीं है। हुकूमत चली जाएगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? दूध की नहरें बह जाएंगी अगले दिन से। पाकिस्तान के जिस तरह से तमाम लीडरान एक दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा मुलाकातें कर रहे हैं, वो लोग जो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते थे, वो रहनुमा, वो लीडरान जो जिनकी पूरी कैंपेन चली एक दूसरे के खिलाफ, तो ये अवाम को इख्तियारात और वसाइल नीचे पहुंचाने के लिए भी जरा एक मीटिंग कर लेना सर जोड़कर। इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत जरदारी साहब चला रहे थे और आज भी चला रहे हैं, और जरदारी साहब की सूबाई हुकूमत इमरान खान चला रहे हैं। दोनों आकर जो है वो सिर्फ मुंह से फायर मारते हैं, आकर टीवी पे खड़े होकर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रूस यूक्रेन जंग 10वें रोज में दाखिल हो गई है। रूस की पेशकदमी जारी है, लोग केयव छोड़ने लगे हैं। नेटो ने यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। रूस ने फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर पाबंदी आयद कर दी। जंग ज़दा यूक्रेन से पहला पाकिस्तानी तालिब इल्म इस्तंबुल के रास्ते वतन पहुँच गया है। जुनैद हुसैन ने शिकवा किया है कि यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारतखाने का किरदार सिफर है। गवादर का रिहायशी जुनैद हुसैन 4 माह पहले मेडिकल की तालीम के लिए यूक्रेन गया था, लेकिन वहाँ जारी जंग के बाइस फंस गया। जुनैद ने वतन वापसी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है, कहा वापसी का तसव्वुर भी मुहाल था। जुनैद हुसैन ने तमाम सूरत हाल में पाकिस्तानी सिफारतखाने के किरदार पर शिकवा भी किया। जुनैद हुसैन ने बलूचिस्तान के सेनेटर कोदा बाबर का वतन वापसी में मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया है। रूस यूक्रेन जंग के आलमी मईशत पर बदतरीन असरात मुरतब होने लगे। आलमी मार्केट में बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $118 फी बैरल तक हो गई। अमेरिका ने रियासत हवाई के लिए रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। नकली पुलिस व मुकाबला असल पुलिस, तफसील देखिए कुछ देर बाद। FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ नुमायां पेशरफ्त के बावजूद पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया है। एक्शन प्लान की तकमील के लिए जून तक नाम ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा। FATF ने अक़वाम मुत्तहिदा के नामजद करदा दहशतगर्द ग्रुप्स और उनके सरकर्दा रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात और सज़ाओं में तेज़ी लाने पर जोर दिया है। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तान की FATF ग्रे लिस्ट से जान ना छूट सकी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 27 में से 26 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद किया। एशिया पैसिफिक ग्रुप के 7 में से 6 नुकात की तकमील भी की जा चुकी। पाकिस्तान का नाम फिर भी ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। FATF ने 4 रोजा पैरिस इजलास के बाद फैसला सुना दिया। FATF एलामिया में एतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ नुमायां पेशरफ्त की, लेकिन साथ ही मुतालबा कर दिया कि गैर कानूनी माली सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमात कायम करके सजाएं दिलवाने में भी तेजी लाई जाए। पाकिस्तान को एक्शन प्लान की तकमील के लिए काम जारी रखने की भी हिदायत की गई है। दूसरी जानिब वजारत खजाना ने दावा किया है कि वजीर तवानाई हम्माद अजहर की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द ने FATF में अपना मुकदमा मौसर अंदाज में पेश किया। FATF के दोनों एक्शन प्लान्स के एक बाकी मानदा आइटम पर अमल दरामद मुकम्मल करके FATF ग्रे लिस्ट से जल्द अज जल्द निकलने के लिए पुरअज़म है। अभी आपको अहम खबर देंगे। पेशावर धमाके पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कालादम इस्लामिक स्टेट खुरासान खैबर पख्तूनख्वा में कदम जमा रही है। पेशावर में खतरात पहले से ही मौजूद थे। 12 माह में CTD ने 57 हमलों के अलर्ट जारी किए थे। मजीद बात करेंगे हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन समा जाहिद गशकोरी साहब से। जी बताइएगा। जी हाँ, जो पेशावर में धमाका हुआ है उसके वज़ीर आज़म को तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी। उसकी कुछ इनसाइड स्टोरी हमें मिली है, उससे हमें बताया गया है ज़राए की जानिब से
کہ وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے کالعدم تنظیم اسلامک اسٹیٹ خراسان پورے صوبے میں اپنے قدم جما رہی ہے، اور یہ 6 ماہ سے ان کے 57 الرٹ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ KPK نے مختلف اداروں کو ان الرٹ سے آگاہ کیا تھا۔ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ جو مقامی کالعدم تنظیمیں ہیں وہاں سے وہ ریکروٹمنٹ بھی کر رہی ہے، اور پشاور میں اہل تشیع کمیونٹی اور کچھ ایسے مذہبی مقامات پر ان کے اٹیک کرنے کی خطرات بھی موجود تھے، اس سے آگاہ بھی کیا گیا تھا، اور یہ پہلی بار یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ خراسان صوبے میں ایک امن کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ ٹھیک ہے زاہد دشکوری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، فاروق حبیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 1985 کے اندر سیاست شروع کی، اس وقت کے اثاثے کیا تھے اور آج آپ ان کے اثاثے دیکھ لیں۔ بنیادی طور کے اوپر یہ سارا کھیل کس وجہ سے کھیلا جا رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے تو اپنی پہلی سیاست شروع کی، اس وقت ان کے اثاثے کیا تھے اور آج آپ ان کے اثاثے دیکھ لیں۔ بنیادی طور کے اوپر یہ سارا کھیل کس وجہ سے کھیلا جا رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے تو اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جب ان کے اوپر ہاتھ پڑے گا، جب ان کے ساتھ کوئی ان کو NRO نہیں دیا جائے گا، ان کے ساتھ کسی قسم کا مکمکا نہیں ہوگا، تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ڈیفرنٹ موقعوں کے اوپر یہ اکٹھے ہوئے۔ جتنی بار انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی وجہ سے، احتساب کے خوف سے انہوں نے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ لی ہیں، اتنی بار تو یہ ساری زندگی اکٹھے نہ ہوتے۔ ان کے آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ بیانات ہیں وہ آپ کے سامنے، کہ زرداری جو تھا وہ سب سے بڑی کرپشن کی بیماری یہ لوگ کہا کرتے تھے۔ ہم نے تو نہیں، بیماری تو نہیں ہم نے کہا تھا، لیکن ہم تو اپنے موقف کے اوپر آج بھی اسی طرح قائم ہیں۔ نہ ہم نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملایا، نہ نون لیگ سے ہاتھ ملایا، نہ مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ملایا، کیونکہ انہوں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ پیپلز پارٹی کو، بلاول کو، جو کہ زرداری کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، جو آج کل جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک مارچ شروع کر رکھا ہے، وہ انتہائی جو ہے وہ کم ہو چکی تھی۔ اور ابھی یہ انہوں نے لاہور پہنچنا ہے، تو لاہور کے اندر جو ہے وہ اب درخواستیں یہ کی جا رہی ہیں کہ ہمیں ناصر باغ کے اندر جو ہے وہ جلسہ کرنا دیا جائے۔ اب ناصر باغ کا جلسہ تو PTI لاہور کی، شمالی لاہور کی 5 یونین کونسلیں بھر دیتی ہیں۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ اتنی بڑی پارٹی ہیں، اتنا بڑا لانگ مارچ آپ کر رہے ہیں، اور 89 کے اندر بی پاکستان آئی تھی تو لاہور اتنی تھی، تو مینار پاکستان لاہور نے اس وقت دیکھا تھا کہ کھچا کھچ جو ہے وہ بھر گیا تھا۔ تو اب پتہ چلے گا بلاول لاہور آ رہے ہیں، مینار پاکستان میں جلسہ کریں، پتہ چلے گا کہ وہ بی کے صاحبزادے ہیں یا وہ زرداری کے صاحبزادے ہیں۔ تو لاہور میں مینار پاکستان کی جلسہ گاہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے حاضر ہے، بڑی کھلی جلسہ گاہ ہے، وہاں بھرپور انتظامات ہو سکتے ہیں، انتظامیہ ان کو ہر طرح کی مدد فراہم کر سکتی ہے۔ ناصر باغ میں تو اب جو ہے وہ درخت لگ چکے ہیں، ناصر باغ کی جو ہے وہ ہریالی کو، ناصر باغ کی خوبصورتی کو جو ہے وہ اپنی کرپشن کی نظر نہ کریں۔ مینار پاکستان کے میدان میں پہلے بھی جلسے ہوتے ہیں، آر یا پار والے بھی خوار ہوئے تھے، وہاں پر آپ بھی اب آ کے جو ہے وہاں کوشش کر لیں۔ دوسرا، اصل جو جنگ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے پاپڑ والے اور فالودے والے کو بچانے کے لیے۔ اصل جو جنگ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے مقصود چپڑاسی کو اور مسرور انور کو بچانے کے لیے۔ فلودے والا ہے، پاپڑ والے میں جان ہے آصف علی زرداری کی کرپشن کی، مقصود چپڑاسی میں اور مسرور انور میں جان ہے شہباز شریف کی۔ اب تو جو ہے وہ لندن کے اندر جو انہوں نے ایک دعویٰ دائر کیا تھا، وہ ڈیلی میل نے بھی عدالت میں اپنا پورا ڈیفینس جمع کروا دیا ہے۔ اب ڈیلی میل کے پاس ثبوت موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، تو وہاں پر کوئی ایسے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ کیسوں کو کنٹیسٹ نہیں کرتا، وہ اپنی خبر کے اوپر بھی قائم ہو گئے۔ انہوں نے ان کی منی لانڈرنگ، ان کی ٹیٹیاں، کرپشن کے سارے ثبوت وہاں پر لگا دیے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پورے کا پورا ٹبر ہی جو ہے وہ چور ہے۔ تو لہٰذا یہ اپنا ایڑی چوٹی کا جو ہے وہ زور لگائیں، ان کی عدم اعتماد کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہ اپنے ان 20-25 لوگوں کی فکر کریں جو لوگ ان کے ہر بار سینٹ میں کبھی عدم اعتماد پہ غائب ہو جاتے ہیں، کبھی گیس کے بل پہ موقع پر غائب ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے بل کے اوپر موقع کے اوپر غائب ہو جاتے ہیں، اور اکثر تو شہباز شریف بھی کبھی کبھی جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔
लाहौर में वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि लॉन्ग मार्च इस वक्त शॉर्ट मार्च बन चुका है और इन लोगों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है। आर या पार कहने वाले अब हमें ख्वार होते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका की मुश्तरका फ़िज़ाई मशक़ें इख्तिताम पज़ीर हो गई हैं। एयर मार्शल जाहिद महमूद और अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने मशक़ें देखी। इस्लामाबाद से सुमेरा खान की रिपोर्ट देखिए। अब आपको बताएं, कराची में 13वां लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। अदबी मेले के आगाज़ में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। 3 रोज़ा फेस्टिवल में पाकिस्तानी शायर और मुसन्निफ़ीन के अलावा दुनिया भर से अदीब, ड्रामा निगार और फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात शिरकत कर रही हैं। रेहान अहमद अपनी रिपोर्ट के साथ। अदब से लगाव रखने वालों की आतिशे शौक भड़काने के लिए 13वें कराची लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद निजी होटल में किया गया है। अदबी मेले में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मुसन्निफीन, शायर, अदीब, सहाफ़ी और फ़नून से वाबस्ता शख्सियात शिरकत कर रही हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी कराची लिटरेचर फेस्टिवल में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इसे कराची की सकाफती सरगर्मियों और कुतुबबीनी के लिए अहम करार दिया। कराची लिटरेचर फेस्टिवल जिसके अंदर नौजवानों का और सुनने वालों का और समझने वालों के लिए बड़ी ओपनिंग्स हैं कि दरवाजे खुलते जाएं और हम देखते चले जाएं कि कितने और दरवाजे हमसे छुपे हुए हैं। ये खूबसूरती किताबों से मैसर होती है। सोशल मीडिया के दौर में अदबी सरगर्मियों और किताब की अहमियत से मुतालिक मुसन्निफीन का कहना था कि कुतुबबीनी की अहमियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मेरा नहीं ख्याल कि किताब कभी ख़त्म हो गई है। इस तरह से कुछ लोग सोशल मीडिया से भी कभी उगता जाएंगे दोबारा से, और जो किताब में की अपना हुस्न है, अब कंप्यूटर आने से की वजह से आर्ट ख़त्म नहीं हुआ, पेंटिंग का अभी तक रुझान है। इस तरह से राइटिंग्स का भी, या किताब या जो पब्लिश होती है राइटिंग्स, उसका भी मयार एक अपना है, उसके चाहने वाले हैं। अदब तो यकीनन ज़रूरत शहर है और इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल में सियासत, फनो सकाफत और अदब के हवाले से 60 से ज़ायद फिक्री नशिस्तें होंगी। 13वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल किताब से प्यार करने वालों की आतिशे शौक को तो भड़का ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक मौका दे रहा है नामवर शख्सियात को बराह रास्त सुनने और उनसे सीखने का। कैमरामैन मोहसिन अली और कासिम रईस के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। दुनियाई क्रिकेट की जानिब से अजीम लेग स्पिनर शेन वॉर्न को खराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला भी जारी है। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने खेल के दूसरे रोज़ 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। खिलाड़ी बाजू पर स्याह पट्टियाँ बांध कर मैच में शरीक हैं। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कल मुल्तान में बिलावल जरदारी मौजूद थे। पहले तो बिलावल को बगौर देखना चाहिए कि मुल्तान में हुआ क्या। वो खाली पिंडाल, जिस पिंडाल से वो खिताब कर रहे थे, वो मायूस कुन इज्तिमा, एक तरफ बदीन था और दूसरी तरफ मुल्तान था, और ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उन्हें टटोलना चाहिए कि मुल्तान के लोग मोहम्मद खान में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो आपने मुलाहिज़ा फरमाई।